कंज्यूमिंग क्लास ही घटती जा रही है तो कंपनीज बेचेंगी किसको? क्यों जा रहे हैं विदेशी निवेशक? क्या उन्हें हमारी मंद पड़ती अर्थव्यवस्था दिख गई है? सिकुड़ती हुई मिडिल क्लास के लिए स्टॉक मार्केट का क्रैश होना वाकई बुरी खबर है। भारत से दूर भाग रहे विदेशी निवेशक। पीएम मोदी कर रहे हैं सोमनाथ मंदिर में दर्शन। इन्वेस्टर्स के 94 लाख करोड़ डूबे। 29 साल में इंडियन स्टॉक मार्केट सबसे नीचे गिरा। मोदी जी गिर गए। क्या गिरता हुआ रुपया उठेगा दोबारा? मोदी जी गए वन तारा। मुद्दा आर्थिक हो या सामाजिक, ये है हमारी नई प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। क्रैकनॉमिक्स में हम इन समस्याओं को सॉल्व तो नहीं कर सकते, पर उनको समझने का काम जरूर कर सकते हैं। जैसे छुपी हुई बेरोजगारी होती है, क्या छुपा हुआ रिसेशन भी हो सकता है? जीडीपी तो ठीक ही लग रहा है, पर जहां देखो वहां मंदी की निशानी है। शेयर मार्केट 5 महीने से लगातार गिर रहा है। रुपया भी हर दिन हिस्टोरिक गति से गिर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग 14 महीने के लो पर है। मिडिल क्लास की ना इनकम बढ़ रही है, ना ही सेविंग्स। कुंभ से लौटने के बाद कहीं भी जाने का पैसा नहीं है, फिर कैसे गिर में सफारी करने जाएं? क्या हो रहा है इकोनॉमी में और ये स्लो डाउन आपको कैसे अफेक्ट करेगा, बात करते हैं इस एपिसोड में। पिछले 5 महीनों में स्टॉक मार्केट से निवेशकों के 94 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए। नॉर्मली जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो बड़े निवेशक परेशान नहीं होते। म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज और छोटे तौर पर इन्वेस्ट करने वाले लोगों को ज्यादा फर्क पड़ता है। फाइनली क्या म्यूचुअल फंड्स की एड्स काम कर गई? क्या मोदी जी और अमित शाह का उकसाना काम आया? जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। 400 पार होने वाला है, मोदी जी की स्थिर सरकार आने वाली है, तो निश्चित रूप से बाजार ऊपर आएगा। आज इक्विटी एक मास प्रोडक्ट है। म्यूचुअल फंड्स की पहुंच को आप इस डेटा से समझ सकते हैं। आज 5 में से हर 1 रुपया जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट होता है वो देश के टॉप 110 शहरों के बाहर से आता है। मतलब छोटे शहर भी अब स्टॉक मार्केट में कूद पड़े हैं। अगस्त 2024 तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लगभग 54% एसआईपी अकाउंट्स छोटे शहरों से आए। आप ही सोचिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स लोगों के लिए सेविंग्स बढ़ाने का एक तरीका बन गए हैं। घटते पेंशन फंड्स और एफडीज के वही पुराने इंटरेस्ट रेट से थक कर लोग स्टॉक मार्केट की तरफ आ ही गए। अब तो प्रोविडेंट फंड पर भी टैक्स है और आपकी पेंशन भी मार्केट से लिंक्ड है। एक तरह से आपको मार्केट की तरफ धकेला जा रहा है। 5 साल पहले देश में यूनिक डीमैट अकाउंट्स, जिनकी मदद से आप स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, ये अकाउंट लगभग 4 करोड़ थे। क्विंट में अनिंदु चक्रवर्ती लिखते हैं कि आज यूनिक डीमैट अकाउंट्स 12 करोड़ हैं। इसके हिसाब से लगभग 8 करोड़ परिवार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब 25% परिवार शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। साथ ही 5 करोड़ से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। इनको मिलाकर कहा जा सकता है कि 26 से 27% परिवार स्टॉक मार्केट से सीधे जुड़े हुए हैं। मतलब स्टॉक मार्केट के डूबने से अब आम जनता का सीधा नाता है। सिकुड़ती हुई मिडिल क्लास के लिए स्टॉक मार्केट का क्रैश होना वाकई बुरी खबर है। फरवरी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्मॉल कैप इंडेक्स 14% गिर गया और निफ्टी मिड कैप 100 10.8% गिरा। स्मॉल कैप का मतलब होता है वो कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि शेयरों में उसकी वैल्यू 5000 करोड़ से कम हो। मिड कैप का मतलब है वो कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ रुपए से 20,000 करोड़ रुपए हो। इस छोटे और मिडिल सेगमेंट में ही ज्यादा खून खराबा होता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 का मिड कैप 100 सितंबर के अपने पीक से 21% नीचे है। वहीं निफ्टी का स्मॉल कैप 100 दिसंबर के मुकाबले 25% नीचे है। लेकिन इस बाजार के खून खराबे के पीछे की कहानियां शायद ही खुलकर हमारे सामने आए। बाजार में जिस आम आदमी का पैसा डूबा है वो बस पैसा नहीं था, वो उनके बच्चों की फीस थी, शादी का खर्च था, रिटायरमेंट का फंड था, भविष्य की सुरक्षा था। छोटे और बड़े शहरों में भी ऐसी अनंत कहानियां होंगी जो इन नंबर्स के पीछे गायब हो गई हैं। देश का मिडिल क्लास पहले से ही आर्थिक तंगी झेल रहा है। सैलरी स्टैग्नेंट है, नौकरियां गायब और महंगाई
ऊंचाई आसमान पार। थोड़े बहुत समय की बात होती तो वो इस क्रैश को झेल भी लेता, पर 5 महीनों से गिरावट जारी है। मोदी जी के परम भक्त भी जो पहले चुपके चुपके रोते थे, अब खुले में रोना रोने लगे हैं। जो रिस्क नहीं झेल सकते, उन लोगों के पास मार्केट से निकलने के अलावा कोई चारा नहीं है। ज़ेरोधा के को-फाउंडर नितिन कामत ने ट्विटर पर लिखा कि ट्रेडिंग वॉल्यूम घट रहा है। सभी ब्रोकर्स अपनी गतिविधियों में 30% की गिरावट से परेशान हैं। 15 साल में पहली बार वो अपने बिजनेस में डी ग्रोथ देख रहे हैं, मतलब कि कमी देख रहे हैं। वहीं फॉरेन इन्वेस्टर्स भी मार्केट से अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। पिछले 6 महीने में फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का ये ग्राफ देखिए। लाल रंग में फॉरेन इन्वेस्टर्स का फ्लो है और हरे रंग में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का। साफ पता चलता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा बाजार से निकाल रहे हैं। सितंबर से अब तक विदेशी निवेशकों ने $25 बिलियन के इक्विटीज बेच दी हैं, मतलब 2,17,000 करोड़ से ज्यादा पैसा मार्केट से निकाल लिया है। इसमें से $4.1 बिलियन तो सिर्फ फरवरी के महीने में निकाला गया, मतलब 35,614 करोड़ रुपए। क्यों जा रहे हैं विदेशी निवेशक? क्या इंडियन शेयर मार्केट उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा? क्या उन्हें हमारी मंद पड़ती अर्थव्यवस्था दिख गई है, या वो भाप गए हैं कि हमारे विकास के वादों और रिजल्ट में काफी अंतर है? सितंबर के अंत से ही इंडिया का बाजार ग्लोबल बाजार की तुलना में अंडर परफॉर्म कर रहा है। पिछले साल यूएस के स्टॉक मार्केट ने 23% रिटर्न्स दिए। ग्लोबल मार्केट्स अपने कोविड के बाद की गिरावट से उभर चुके हैं और अब बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। एक बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर जरूर कई देशों को कंपेयर करेगा और वहीं अपनी पूंजी लगाएगा जहां उसे ज्यादा रिटर्न्स मिले। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत ऐसा इकलौता देश है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स पर भी टैक्स लगाता है। 1 साल से ज्यादा के इक्विटी पर 12.5% टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर 20% टैक्स। कहा जा रहा है कि इसलिए भी FIIs अपना पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि कैपिटल गेन्स टैक्स ज्यादा है। लेकिन ये टैक्स तो वो पहले भी दे रहे थे, सिर्फ टैक्स की वजह से उनका पैसा निकालना जम नहीं रहा। आप ही सोचिए, एक अमीर इन्वेस्टर किसी देश के शेयर बाजार से मुनाफा कमा रहा हो और उस पर कुछ टैक्स लगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम तो सोचते ही हैं कि अमीरों पर टैक्स लगना ही चाहिए। आर्थिक असमानता को कम करने की राह में ये तो एक जरूरी कदम है। असल मुद्दा है देश की इकोनॉमी डगमगा रही है। 80 करोड़ लोगों को तो हम राशन दे रहे हैं, वहीं एक नई रिपोर्ट बता रही है कि 100 करोड़ लोगों के पास कुछ भी एक्स्ट्रा खरीदने के पैसे नहीं हैं। ऊपर से मिडिल क्लास को, अमीरों को, सरकार को और इन्वेस्टर्स को अब तक खुश रखने वाला और सपने दिखाने वाला शेयर बाजार भी चरमरा रहा है। आप सोचते हैं मोदी जी कुछ नहीं कर रहे? अरे वो आपके गम भुलाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे। रोज वो अपनी तरह से शेयर मार्केट के गिरने का जवाब दे रहे हैं। शेयर मार्केट कहाँ गिर रहा है? ये देखो, गिरा नहीं है, लेटा हुआ है, उबासी ले रहा है, नींद आ रही है उसे, खेल रहा है, निहार रहा है, सोच रहा है शुक्र है मैं शेर हूँ, इंसान नहीं। ना बेरोजगारी की चिंता, ना महंगाई, ना गरीबी, गुजारा हो जाता है। कोई ना कोई फोटो खिंचवाने आ ही जाता है। हम सब अंबानी जी के पालतू जानवर घुल मिलकर हंसी खुशी यहाँ रहते हैं। फरवरी 2025 में रुपया भी लगातार 5वें महीने में गिर रहा है। गिरते गिरते ये फरवरी के अंत तक 87.4950 तक पहुंच गया। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, बाजार की अस्थिरता और ट्रंप के टैरिफ सब मिलाकर विदेशी निवेशकों को भगा रहे हैं और रुपया इन थ्रेट्स के सामने नहीं खड़ा हो पा रहा। पर आप शायद नहीं जानते कि रुपये को बचाने के लिए RBI कितनी मेहनत कर रहा है। जब यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पर 25% टैरिफ की बात की, तब रुपया तेजी से गिरने लगा था। RBI ने उससे 88 पे पहुंचने से बचा लिया। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर बेचकर ये काम किया जाता है। RBI कई महीनों से NDF मार्केट में डॉलर बेच रहा है और रुपये की अस्थिरता को कंट्रोल कर रहा है। मतलब मुमकिन है कि अगर RBI ये सब ना करता तो रुपया डॉलर के मुकाबले 100 रुपए तक भी गिर जाता। अब 2 अप्रैल से प्रेसिडेंट ट्रंप भारत पर जवाबी टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। टैरिफ बढ़ेंगे तो फॉरेन रिजर्व्स भी कम होंगे और रुपये की स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी। पर ट्रंप ने मोदी जी की कुर्सी तो खींची थी ना। ज़ेलेंस्की की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंग भी नहीं किया, फिर भी टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं। क्या मोदी जी की यूएस यात्रा से अमेरिका का ही फायदा हो गया? कुछ
दिनों पहले ब्लूम वेंचर्स की एक रिपोर्ट आई है, इंडस वैली रिपोर्ट। बेसिकली ये रिपोर्ट बिजनेस के लिए है और उनको दिखाती है कि इंडिया के कंज्यूमर्स का क्या हाल है, कहां इन्वेस्ट करें, कैसी स्ट्रेटजीज बनाएं, एटसेट्रा। बट अपने एनालिसिस में इस रिपोर्ट ने दिखाया कि देश में 1 बिलियन लोगों के पास, मतलब 100 करोड़ लोगों के पास अपनी मर्जी से कुछ खर्च करने की, कुछ खरीदने की क्षमता है ही नहीं। देश में सिर्फ 3 करोड़ परिवार कंजम्पशन के आंकड़े बढ़ा रहे हैं। यही हमारी रियल कंज्यूमिंग क्लास है, सिर्फ 3 करोड़ परिवार। दूसरा, जो मध्यम वर्ग है वो कंज्यूम तो करता है पर उसकी भी परचेज करने की क्षमता कम होती जा रही है। हमारे देश में कोई और खूबी हो ना हो, एक खूबी ये थी कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और कोई भी कंपनी यहाँ इन्वेस्ट करना चाहेगी, कोई भी कंपनी यहाँ अपना माल बेच सकती है और मुनाफा कमा सकती है। बट नॉट एनीमोर। अगर कंज्यूमिंग क्लास ही घटती जा रही है तो कंपनीज बेचेंगी किसको? अब स्टॉक मार्केट का इस तरह गिरना जारी रहा तो छोटे इन्वेस्टर्स को, मतलब आम लोगों को और भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। बाकी लोग भी रिस्क लेने से घबराएंगे। ओवरऑल इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ने की बजाय और भी घटेगा। हम पिछले कई एपिसोड्स में बात कर चुके हैं कि आम आदमी ना तो गाड़ी खरीद रहा है, ना ही स्कूटर्स, ना ही उसकी हालत घर खरीदने लायक बची है। अमीर आदमी लंबे समय तक अपना पैसा लगाए रख सकता है, उसको रोजमर्रा के खर्च की नहीं पड़ी है। पर मिडिल क्लास आदमी जो ये सोचकर वहां गया था कि अपनी सेविंग्स में से कुछ पैसे बचाकर बढ़ा लेगा, वो लुट पिट कर वापस आया है। अपनी पूंजी और उम्मीद दोनों खोकर आया है। इस आदमी के पास तो वंतारा का इनविटेशन भी नहीं है जहां जाकर शेर से बात कर वो अपना मन कुछ हल्का कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैकनॉमिक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स।